हेलो हेलो हेलो। आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और बेटा ये छोटा सा रिकॉर्डेड सेशन है क्योंकि आज मैं लाइव नहीं ले पाऊंगा। तो आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। एटम का एक दो बचा हुआ चैप्टर टॉपिक है। एक्सरे थोड़ा बहुत पढ़ा दूंगा यार, तुम्हारी मन होगी तो पढ़ लेना, नहीं मन होगी तो मत पढ़ना। डिलेटेड टॉपिक में इसके बाद करा दूंगा। एटॉमिक कोलिजन भी पढ़ा दूंगा। तो आज हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और ये न्यूक्लियर फिजिक्स का है लेक्चर नंबर 1। तो ऐसा आप देखते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगा। अब ज़्यादा पढ़ा दिया पढ़ाते पढ़ाते तो इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। समझ पूरा आएगा इसकी गारंटी है। तो चलो सबसे पहले हम न्यूक्लियर पार्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी, रेडियस, रेडियस, वॉल्यूम, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, ये भी समझ गए। उसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझेंगे। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंसेप्ट को समझ, ठीक है भाई। तो ज्यादा परेशान मत हो ना, समझ आएगा। समझने की इंटेंशन रखोगे, अगर मन में तुम इसको लाइव लेक्चर की तरह देखोगे तो लाइव लेक्चर लगेगा। अगर तो इसको रिकॉर्डेड की तरह देखोगे, रिकॉर्डेड की तरह देखोगे, रिकॉर्डेड लगेगा। अगर तुम पॉजिटिव एटीट्यूड से समझना चाहोगे, हर चीज समझ में आएगा। समझ रहे हो, समझना चाहोगे हर चीज समझ में आएगा। नहीं समझ में आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम एक सवाल पूछते हैं आपसे, कई जगह आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, गूगल मत करना, कि इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि फंडामेंटल पार्टिकल के कैटेगरी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं आता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल। ये पार्टिकल किसी एक पार्टिकल से बने होते हैं। मतलब फंडामेंटल किसको बोलते हैं? जिसको आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं। तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल। पोजिट्रॉन जो पढ़ा रहे थे ई प्लस, वो भी फंडामेंटल है। पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का जस्ट एंटी पार्टिकल, जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर और चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, बट नेचर अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई माइनस, पोजिट्रॉन का चार्ज ई प्लस। यार गर्मी लगने लग गई, क्या करूं। पॉजिट्रॉन का चार्ज ई प्लस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस। आप इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, इसको आप हथौड़ा मार के ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये फंडामेंटल है। तो सर यही फंडामेंटल होते हैं कि और भी फंडामेंटल है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन फंडामेंटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी पार्टिकल से बने हैं। किस पार्टिकल से बने? क्वार्क से बने होते हैं। ये मेड अप ऑफ क्वार्क्स। ये किससे बने होते हैं? क्वार्क से बने होते हैं। अच्छा साहब, ये क्वार्क पार्टिकल से बना हुआ है। हाँ, तो सर अगर ये क्वार्क पार्टिकल से बना हुआ है तो क्वार्क किससे बना हुआ है? क्वार्क किसी से नहीं बना हुआ है। तो क्या मैं क्वार्क्स को फंडामेंटल बोल सकता हूं? हाँ, आप क्वार्क्स को फंडामेंटल बोल सकते हैं। क्वार्क्स टोटल दो तरह के होते हैं जो आपको पढ़ना है, अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये तीन तीन क्वार्क से बने होते हैं। प्रोटॉन की जब मैं बात करता हूं तो प्रोटॉन बना होता है एक अप क्वार्क, एक और अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से। न्यूट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रॉन बना होता है डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क एंड अप क्वार्क से। ये कौन बना हुआ है? न्यूट्रॉन। और ये क्या है? प्रोटॉन। तो क्वार्क्स फंडामेंटल है क्या? हाँ, क्वार्क्स फंडामेंटल है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन फंडामेंटल नहीं है। किससे बने होते? क्वार्क से बने होते हैं। इसको कहते क्या है? प्रोटॉन को प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन कहते हैं। इनको कंबाइंडली कुछ कह सकते हैं क्या? हाँ, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स आर द, मतलब न्यूक्लियॉन्स इज द कंबाइंड नेम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बताओ, तो प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर जोड़ के बताओगे। जब बोले नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जोड़ के बताओगे।
सर ये तो मास नंबर होता है। हाँ, तो मास नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ही होता है। अच्छा सर, इसका और कोई नाम? हाँ, 99.99% केसेस में तो ये आपको नहीं पढ़ना है, नहीं पूछा जा सकता, लेकिन खुदा ना खास्ता क्या पता कभी नाम यूज कर ले। इसके दो तीन नाम और होते हैं। बैरियॉन्स, स्पेलिंग गलत तो नहीं है, हैड्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, बैरियॉन्स, हैड्रॉन्स, यहां पे लिखा हुआ है, वैसे नेक्स्ट पेज पे होगा, देखो। बैरी, BEARY, BARYONS, BARYONS। वाओ क्या बात है, सो ब्यूटीफुल। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बेटा कंबाइंडली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, हेड्रॉन्स या बैरियॉन्स। ये इसी के नाम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ही नाम है। अच्छा, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की ये कहानी हो गई। तो और कोई फंडामेंटल पार्टिकल? न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दीज आर द टेबल ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ये सब फंडामेंटल है, ये सब क्या है? फंडामेंटल है। तो यहां पे क्लियर हो गया फंडामेंटल पार्टिकल कौन से? इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, क्वार्क, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब फंडामेंटल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइंडली क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, बैरियॉन्स या हाइड्रॉन्स, ये तीनों इसी के नाम है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन तीन क्वार्क से बने होते हैं, क्वार्क फंडामेंटल होते हैं। कैसे बने हैं वो भी लिख दिया, ये सारी चीजें बता दी यहाँ पे। यस, अब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते कहाँ हैं उसकी बात करते हैं। तो एटम के अंदर एक स्पेस होता है, पिन पॉइंटेड स्पेस, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है -15 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब फर्मी मीटर के ऑर्डर में होता है। इस छोटे से जगह पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और न्यूक्लियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स क्या सर? इसका रिप्रेजेंटेशन है कि कोई भी एक्स न्यूक्लियाई है, वाई न्यूक्लियाई है, जेड न्यूक्लियाई है, तो वाई जेड से भी कर सकते हैं। हाँ, अब यहां पे लिखते हैं जेड, यहां पे लिखते हैं ए। कई बार हम ऐसे भी लिख लेते हैं इसको, ए जेड, यहां भी लिखते हैं। जेड क्या बताता है? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ए मतलब मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब ए इज द कंबाइंड काउंटिंग ऑफ मास नंबर, इज अ कंबाइंड काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब सिंपली कह सकता हूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अच्छा, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किससे पता चलेगा? ए से। जेड से क्या पता चलेगा? एटॉमिक नंबर। सर ये ए को मास नंबर क्यों कहते हैं? ये मास को बताता है क्या? नहीं। हाँ, लेकिन इससे आइडिया लग जाता है मास कितने होंगे, क्योंकि जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उसके मास से सारे ऐड होंगे। लेकिन ये मास नहीं है। कई बार तुमसे पूछ ले कि बताओ यूनिट ऑफ मास नंबर, तो भाई साहब एक सेकंड के लिए आदमी घबरा जाए कि मास नंबर का यूनिट केजी में तो नहीं होगा। नहीं बेटा, ये यूनिट लेस होता है। क्या होता है? यूनिट एंड डायमेंशन लेस। क्लियर? अब देखो, मान लो मैंने कोई न्यूक्लियाई लिखा, उस न्यूक्लियाई का रिप्रेजेंटेंस लिख दिया 4 और 3। इसका क्या मतलब है? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं ये एटॉमिक नंबर को बताता है। इसमें आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3। इसमें आएगा मास नंबर, मास नंबर 4। तो सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही तो है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही तो है। तो सर नंबर न्यूट्रॉन बताओ ना। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का यहां से फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बन जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर 4, एटॉमिक नंबर 3, एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन है। पूरी चर्चा हो गई क्या इसकी? अरे तो बहुत आसान है, हमने केमिस्ट्री में खूब किया है, कोई बात नहीं, यहां भी कर लो। आइसोबारिक समझते हो क्या होता है? सर आइसोबारिक प्रोसेस वो वाला नहीं, यहां पे कहते हैं ना टाइप ऑफ न्यूक्लियाई जिसके मास नंबर सेम, उसको क्या कहते हैं? ये पहले फिजिक्स के सिलेबस में था, लेकिन इससे सवाल फिजिक्स में कभी नहीं पूछा और इसको सिलेबस में हटा भी दिया। केमिस्ट्री में पढ़ते हो इसलिए मैं इसको पढ़ाता भी नहीं, ठीक है ना, कि सेम मास नंबर वाले दो न्यूक्लियाई है, अगर सेम एटॉमिक नंबर वाले दो न्यूक्लियाई है ना, तो उसको क्या क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना। तो अब क्या पढ़ना है इसमें? अब हमें पढ़ना है इसमें मास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मासेस। बेटा प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg।
इसको हम एएमयू इतना लिखते हैं। एएमयू क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, जैसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। 1 एमयू की वैल्यू कितनी होती है? 1 एमयू की वैल्यू होती है बेटा, यहां पे देखिए 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट, ध्यान सुनिएगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। ये मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12 होता है। मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12 होता है। सर एटम की न्यूक्लियर, एक ही बात है, इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट ये होता है। सर 1 एटॉमिक मास यूनिट है किसका यूनिट? यूनिट ऑफ मास है। कौन सा यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट मास है, जो हम न्यूक्लियस के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं प्रैक्टिकली। सर केजी में क्यों नहीं करते? देखो ना केजी में कितना कम होता है, इसीलिए। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट याद रखिएगा 1 एमयू होता है बेटा 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। तो प्रोटॉन की मास कितनी होती है? 1 एमयू से थोड़ा ज्यादा, देखो 1.67 है और ये 1.66 होता है 1 एमयू। तो 1.67 इंटू 10 टू द -27 kg होता है प्रोटॉन का मास। इसको एमयू में कन्वर्ट करेंगे बेटा, यहां पे आता है, गलत लिखा है 3, 1.0020 के बाद है 73 एमयू। यह है मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन के मास से थोड़ा ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, 1.0087 एमयू। थोड़ा भारी होता है, थोड़ा भारी होता है। अगर मान लो किसी न्यूक्लियाई पे मैं बम्बार्ड करूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, तो ज्यादा पेंट्रेट कौन करेगा? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इज हाई पेंट्रेटिंग पावर, हाई पेंट्रेटिंग पावर। क्यों भाई? क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो चार्ज से तो रिपेल होगा नहीं। मान लो प्रोटॉन जा रहा किस न्यूक्लियस में, तो प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, प्रोटॉन जा रहा तो रिपेल होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल रिपेल होता है। ये न्यूट्रॉन क्या करेगा? इसमें तो मास ही नहीं है, ये किसी का सॉरी चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन ये महसूस ही नहीं करेगा। बट ये स्टेबल कम होता है, लेस स्टेबल, इसीलिए हम इससे बम्बार्डिंग नहीं करते। लेस्ट स्टेबल देन प्रोटॉन, लेस्ट स्टेबल दैट प्रोटॉन। और इसका मास थोड़ा सा ज्यादा होता है। न्यूट्रल होता है क्या? हाँ, इसका नेट चार्ज क्या होता है? न्यूट्रॉन का नेट चार्ज क्या होता है? 0 होता है, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन से थोड़ा भारी होता है, तो ये रट भी सकते हो 1.0073, 1.0087। बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है सर, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, रेस्ट मास एनर्जी क्या होता है? पूरे फिजिक्स का ही नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को मैं कंसीडर कर लूं तो सबसे ज्यादा जाने, मतलब नोन, फेमस, वेल नोन, सबसे ज्यादा रिनॉल्ड जो फॉर्मूला है वो है आपका E बराबर MC स्क्वायर। नाम सुना है क्या? कोई ऐसा नहीं इंसान होगा जो ये नहीं जानता होगा कि E बराबर MC स्क्वायर क्या है। सब जानते हैं, हाँ। जहां पे M क्या है? मास। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। E क्या है? एनर्जी। E कौन सा एनर्जी है? अगर मैं यहां पे पोल कराता ना, बहुत अलग अलग टाइप की एनर्जी लिख के, आधे बच्चे गलत जवाब देते, और तुम अपने कॉपी पे लिखो और कमेंट करके बताना तुमने सही सोचा कि गलत। बताओ ना, अगर तुम जानते ही हो तो बताओ ना, ई कौन सी एनर्जी है? सर एनर्जी है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? ये बेटा है मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी। किसी भी बॉडी के या किसी भी मैटर के मास के वजह से जो उसमें स्टोर एनर्जी होता है। सर मास की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आता है, मास नहीं, ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है। तो ये मास एनर्जी, हाँ, मास की वजह से जो एनर्जी स्टोर होगी। मान लो कि मैं रामलाल की बात करता हूं। ये रामलाल 50 किलो का है, एकदम मुस्टंडा, 50 किलो का है। अब मैं बोलूं कि रामलाल तेरे पास कितनी एनर्जी है, तो रामलाल के खुद के मास की वजह से इसके पास एक मास एनर्जी है जिसकी वैल्यू होगी E बराबर इसका मास इंटू C स्क्वायर। सर इसका मास तो 50 kg है, हाँ तो रखो 50 kg। और सर स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 50 इंटू 3 का होल स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर, 10 टू दी पावर 16। तो 9 पचे 45, 450, अरे 9 पचे 45, तो ये 450 इंटू 10 टू दी पावर 16 जूल। हाँ, 10 टू दी पावर 16 का नंबर का फील दे सकते हो क्या है? 10 का पावर 16 जूल। 10 का पावर 16 जूल मतलब मिलियंस मिलियंस मिलियन टाइम्स। खत्म, टाटा बाय बाय। सर इतनी एनर्जी से रामलाल क्या कर सकता है? खुद सोच।
450 जूल इंटू 10⁻16। क्या इतनी एनर्जी से एसी चल जाएगा मेरे घर का, पंखा चल जाएगा? क्या पूरे बिहार को एनर्जी सप्लाई हो सकती है, पूरी यूपी को, या पूरे इंडिया को, पूरे राजस्थान को, पूरे महाराष्ट्र, गुजरात को? किसको हो सकती है? तो भाई साहब इसका एनर्जी टोटल से क्या हो सकता है वो तो छोड़, ये अपने एनर्जी का सिर्फ 5% यूज कर लेना तो पूरा ब्रह्मांड को जला के राख कर सकता है। ये ताकत है इसके पास। पूरे ब्रह्मांड को, मतलब पूरे ब्रह्मांड को जला के राख कर सकता है, इतनी एनर्जी है इसके पास। सर ये एनर्जी लेकिन यूज कैसे करेगा? अब ये यूज कैसे करेगा ये टफ बात है कि इसको यूज कैसे कर लेगा। अब इसने अपने मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर, लेकिन अगर कर दिया किसी तरीके से तो खत्म। इसी पे तो न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, ये सारे बम बनते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा में कुछ ग्राम ही तो यूज हुए थे भाई साहब। ओ भाई साहब आइंस्टाइन का इक्वेशन इतना खतरनाक है। हाँ इसीलिए तो लोग ज्यादा जानते हैं इसको। ऐसे थोड़ी ना P बराबर mb भी होता है, लेकिन P बराबर mb इतना फेमस क्यों नहीं हुआ? F बराबर ma भी होता है, ये इतना फेमस क्यों नहीं हुआ? कोई आर्ट्स वाला या पान की दुकान पे या कहीं पे जाके तुम नाई की दुकान पे कहीं पे जाके पूछोगे P बराबर mb होता है तो कोई समझेगा क्या? नहीं समझेगा। E बराबर mc स्क्वायर तुरंत बता देगा हाँ ये बहुत फेमस इक्वेशन है। तो भाई इसको इतनी फेमस क्या था, इसमें इतना फेमस क्या है भाई? इतना फेमस इसलिए कि ये अलग ही एनर्जी को, अलग ही कैपेबिलिटी को, अलग ही डायमेंशन में बात करता है। ये पता है क्या कह रहा है कि ये मास के वजह से इसमें एनर्जी स्टोर है। मतलब मास कोई एक नया चीज नहीं, मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे जैसे मैं यहां पे एनर्जी लिखता हूं तो हम कहते हैं कि इस यूनिवर्स में कि जितनी भी एनर्जी है वो कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ही क्रिएट हो सकता है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। ये बात तो बताई थी। हाँ तो अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तो एनर्जी बहुत तरह का होता है। जैसे लाइट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। साउंड एनर्जी से हम हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हीट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी हाइड्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और इसी तरीके से एक फॉर्म और है मास। मास इज नॉट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बचपन में क्या पढ़ते थे, मास इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, लेकिन मास इज द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द वेरियस पार्ट। एनर्जी के वेरियस पार्ट में से एक एनर्जी का एक मात्र पार्ट है। ये एनर्जी का मात्र एक पार्ट है मास। मास इज नथिंग बट अ वन टाइप ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन बी मास इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। अब मास है, मास की जो एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। इसी मास का मिलीग्राम जब हमने कन्वर्ट किया था नागासाकी और हिरोशिमा में तो पूरा बम बना था। उसी से तो हीट और लाइट और साउंड क्रिएट हुआ था। वो आज तक था भाई दुनिया देख रही है। तो मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है मास। ओ भाई साहब सर ये क्या, ये तो थ्योरेटिकल ज्यादा आप इमोशनल बातें कर रहे हो। इस पे सवाल थोड़ी ना आएगा। सवाल आता है, नीट 2020 का सवाल है ये। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस ई बराबर mc स्क्वायर पे सॉल्व होगा। आते हैं वहां तक, बताओ फिर मजा आ गया लो। अब देखो एनर्जी, मास एनर्जी, मास एनर्जी, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU मास इज 1 AMU मास इज 1 AMU मास के इक्विवेलेंट मास एनर्जी कितना स्टोर होगा? 1 AMU मास के इक्विवेलेंट। तो 1 AMU मास के इक्विवेलेंट आप मास एनर्जी देखोगे, 1 AMU मास के इक्विवेलेंट अगर आप मास एनर्जी देखोगे तो ये मास एनर्जी कितना होगा? तो एनर्जी बराबर m इंटू सी स्क्वायर होता है। हाँ मास को रख दो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, ये इतनी जूल आ जाएगी। हाँ सी स्क्वायर की वैल्यू रखो, ऑफकोर्स वी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये तो जूल में आएगा, ऐसा यूनिट में रखा है मैं सर, ये तो एएमयू में। हाँ तो इसको केजी में कन्वर्ट करके रख दो। चलो रखते हैं, कोई बात नहीं। मास को रखा 1 AMU,
इंटू सी स्क्वायर। 1 mu को केजी में क्या रखेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर जूल में आ जाएगा क्या ये। हाँ। तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर में 1 AMU की वैल्यू केजी में रखी, सी स्क्वायर को ही रखा, यही है क्या। हाँ सर यही तो एनर्जी, ई बराबर मास 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, 1 AMU की वैल्यू ये रखी, सी स्क्वायर की वैल्यू ये रखी, तो जूल में आ गया। हाँ, और इस जूल में हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो 1 जूल की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम रख के इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 931.5 MeV, मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी निकलता है 1 AMU मास के करस्पॉन्डिंग। 1 AMU इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू रखी थी, 1 AMU की वैल्यू ये, सी स्क्वायर की वैल्यू ये, तो 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इतना आया है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी। हाँ, 1 AMU इंटू सी स्क्वायर इतना है। तो क्या मैं 1 AMU को इसी इक्वेशन से लिख सकता हूं 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। सर ये भी आप लिख सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। वैसे सर ये तो एनर्जी है ना, लेकिन वो तो मास है, नहीं बेटा, ये MeV एनर्जी है और बटा स्पीड का स्क्वायर, तो एनर्जी बटा स्पीड का स्क्वायर मास ही तो आएगा। डायमेंशनली भी देखोगे MC स्क्वायर, तो M बराबर क्या है, E बाई सी स्क्वायर। हाँ सर सही है। तो यहां पर देखो 1 AMU क्या आ गया, 1 AMU आ गया 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। इसको याद रखियो जीवन भर जब तक नीट की तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में ये 1000 जगह काम आएगा। ये तेरा है मार रट्टा, क्या है तेरा मार रट्टा, क्या 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर। सर इससे फायदा क्या होगा, हम यहां पे वैल्यू रख के कैलकुलेट नहीं कर लेंगे ना, वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे लेंदी हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि मान लो तुमसे बोला है कि 4 AMU के करस्पॉन्डिंग रेस्ट मास एनर्जी बताओ। मान लो तुमसे पूछ रहा है फाइंड रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी फॉर 4 AMU, ना फॉर 1 प्रोटॉन, फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन। चलो सिंपल ये सवाल है, क्या सवाल है, फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन। 1 प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी बताइए क्या होगा। अच्छा, हाँ, फाइंड रेस्ट मास एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी पूछ रहा है। तो सर कैसे करेंगे, आप लिखेंगे रेस्ट मास एनर्जी E बराबर MC स्क्वायर। मास बताइए, मास 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 1 प्रोटॉन की होती है 1.0073 AMU इंटू सी स्क्वायर, ये होती है। हाँ सर ये होती है। अब एक बात बताओ, 1 AMU की वैल्यू तुम जानते हो, हाँ 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर होता है। यहाँ पे इस AMU की वैल्यू रख दो, ये छोड़ दो, 1.0073 तो मल्टीप्लाई है इंटू AMU है, तो 1 AMU को क्या लिख सकते हैं 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाइड इससे कट गया। हाँ तो सर 931.5 मल्टीप्लाई ये, हाँ तो पॉइंट के बाद 1 2 तीसरा डिजिट है, और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.0073 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 931.56 MeV के बस आसपास आएगा, ये एनर्जी आ गई। तो तुम्हें 90%, मैं 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 90% न्यूक्लियर फिजिक्स में मासेस किसके टर्म्स में होंगे, 90% न्यूक्लियर फिजिक्स में मासेस होंगे AMU के टर्म्स में। और AMU को आप लिख सकते हो 931.5 MeV बाई सी स्क्वायर, वहां से इजिली सॉल्व हो जाएगा। ये कंसेप्ट है, इसलिए मैंने यहां पे पढ़ा है। अब कुछ सवाल देखते हैं। नीट 2019 का सवाल क्या पूछा था, गर्मी लग रही यार, सर्दी लग रही, बुखार हो रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे है। इसी चलाऊंगा बुखार हो जाएगा, पीठ दर्द कर रहा है, गला खराब हो रहा है, क्योंकि दिल्ली NCR में मैं रहता हूं और दिल्ली NCR में 3 दिन से धूप नहीं निकला, इतने बादल हो रहे हैं, बादल नहीं है, ये पॉल्यूशन है भाई, इसकी वजह से गला ठीक होके फिर खराब हो गया मेरा।
इतना पॉल्यूशन हो रहा है। चलो इसका जवाब बताओ भाई तुम। ऐसे ही बंद कर रहा हूं तो गर्मी लग रहा है, ऐसे चला रहा हूं तो ठंडा लग रहा है, ऐसे ही बंद कर रहा हूं तो गर्मी लग रहा है। वहां ही खराब हो गया एकदम। अल्फा पार्टिकल क्या होगा बताओ। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? तो ये कौन सवाल पूछता है? नीट में पूछा है, नीट में पूछा है ये। नीट में पूछा है ये। क्या होता है अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयनाइज हीलियम एटम। ये डबली आयनाइज हीलियम एटम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं हीलियम एटम का पूरा स्ट्रक्चर देखूं तो हीलियम एटम के अंदर होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन हम हटा देते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? He डबल प्लस। हाँ, इसी को कहते हैं डबली डबली आयनाइज आयोनाइज्ड हीलियम एटम। तो डबली आयनाइज हीलियम एटम में क्या है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ओनली। सेकेंड आंसर हो जाएगा। ये नहीं बेटा, ये हीलियम एटम के बारे में बात हो गई। हीलियम एटम नहीं, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज। ये देखो पूछ रहे हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या होगी। ये भी पूछा हुआ सवाल है। कितनी होगी? 931.5 MeV। इतना तो होता नहीं है, ये भी नहीं होता, 931.5 MeV होता है। और ये 9.31 MeV है, तो गलत हो गया, तो यही मैच कर रहा है। 0.5 का ही तो अप्रोक्सीमेशन किया है। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टांसेस। 0.5 ग्राम ऑफ सबस्टांसेस, 0.5 ग्राम सबस्टांस के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी होगी? तो ई बराबर हम जानते हैं बेटा mc²। मास बोलो सर, ये तो ग्राम में दिया हुआ है, तो केजी में लिखोगे क्या? हाँ, तो 1 ग्राम होता है 10⁻³ kg। तो ये हो गया तुम्हारा मास। और ऐसा यूनिट में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा 0.5 × 10⁻³ kg मल्टीप्लाई 3 का होल स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 10 का पावर 16। तो 9 × 45 4.5 आएगा क्या? 9 × 45 4.5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 16 में से 3 जाएगा 13, इतना जूल आ जाएगा सर। 4.5 × 10⁻13 जूल, ये आंसर आ गया सर। 931.5 क्यों यूज नहीं किया है? क्योंकि ये एमयू में मास नहीं दिया हुआ है। दूसरी बात, यहां पे जो ऑप्शन है वो जूल में दिए हुए हैं। समझ गए क्या? 1 एटॉमिक मास इज 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू नहीं, CO2 कार्बन का मास बटा 12 ये आता है सर। ये भी तो हो सकता है, नहीं ये मैच नहीं करता एग्जैक्टली। डेफिनेशन 1 MU का कार्बन के एटम से ही डिफाइन किया। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12, मास ऑफ 1 कार्बन एटम डिवाइडेड बाई 12। अब आते हैं न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करते हैं। न्यूक्लियर साइज क्या होता है ना? तो न्यूक्लियर साइज के बारे में बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? मास नंबर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। तो वॉल्यूम मतलब इसकी स्फेरिकल होता है ना? न्यूक्लियस कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। तो उस स्फेयर की जो वॉल्यूम होगी, रेडियस की बात नहीं करो, वॉल्यूम, वो मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा मास नंबर होगा उसकी वॉल्यूम उतनी ज्यादा होगी। सर मास नंबर वॉल्यूम का ग्राफ कैसा हो जाएगा? तो मास नंबर और वॉल्यूम का, सॉरी, वॉल्यूम और मास नंबर का ग्राफ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है क्या? सब बढ़िया है सर। इसका कोई कांस्टेंट? ऑब्वियस सी बात है, कांस्टेंट आएगा कुछ। अच्छा, वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं? 4/3 पाई r³ लिख सकता हूं। वॉल्यूम को तो 4/3 पाई r³ लिख ही सकता हूं। इज प्रोपोर्शनल टू ए। हाँ सर, प्रोपोर्शनल साउंड रिलेशन देख रहे हो तो इसको तो आप कांस्टेंट ही बोल सकते हो। इसको हटा दो, हटा दो, या उस तरफ ले जाके कांस्टेंट बोल देना। हाँ, तो मोटा मोटी मैं कह सकता हूं कि रेडियस का क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू
मास नंबर। यस, रेडियस का क्यू उधर चला जाएगा तो r इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। ये हटा के जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बनेगा उसको हम बोल देते हैं कुछ r नॉट a का पावर 1/3। से r नॉट ही क्यों बोला आपने? क्योंकि इक्वेशन डायमेंशनली भी सही होना चाहिए। हाँ, डायमेंशनली तो सही होना चाहिए। तो मास नंबर का तो यूनिट ही नहीं होता। ये रेडियस है तो कांस्टेंट जो आएगा वो रेडियस के टर्म्स में होगा। आर नॉट की वैल्यू जनरली अलग अलग किताबों में अलग अलग होती है। 1.2 फर्मी मीटर से लेकर के किसी बुक में हो सकता है कि रेडियस 1.4 फर्मी मीटर लिख दे। तो आप 1.2 फर्मी मीटर ले लो या 1.4 फर्मी मीटर ले लो, दोनों में से कोई ले लो, ये चलेगा। सर ये भी ठीक बात है सर, लेकिन क्या लेंगे? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 90.99% सवाल रेशियो बेस्ड पूछते हैं। रेशियो माने ये कि मास नंबर A1 का रेडियस R1 है तो मास नंबर A2 का रेडियस क्या होगा, मतलब रेशियो बेस R1/R2 इज इक्वल टू R0 से R0 कट जाएगा, A1/A2 का पावर 1/3। ये चाचा, ये मजा आ गया सर। तो यहां से अगर मैं रेडियस और मास नंबर का ग्राफ बनाऊं तो रेडियस और मास नंबर का ग्राफ बनाओगे तो y एक्सिस पे रेडियस रखा, x एक्सिस पे तूने a रखा। रेडियस और a का पावर अगर सेम होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, और अगर a का पावर कम हो गया तो ग्राफ नीचे झुकता है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे टच नहीं करेगा। टच क्यों नहीं करेगा? कि तुम बोल रहे हो कि न्यूक्लियस है उसकी मास नंबर 0 है। ऐसा कौन सा न्यूक्लियस है भाई? न्यूक्लियस ही नहीं है जब मास नंबर नहीं है तो इसीलिए हमें डॉटेड लाइन से बनाते हैं और इस तरफ थोड़ा सा बेंड कर देते हैं, ऐसा है। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3 है, आर और ए का, तो ऐसा बनेगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ग्राफ बनाऊं आर का और ए का पावर 1/3 का, तो भाई मैं जिसको एक्सिस पे रख रहा हूं पावर उसी का देखूंगा। तो वाई एक्सिस पे रेडियस रखा है, एक्स एक्सिस पे ए का पावर 1/3 रखा है, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बढ़िया बात कही आपने। ठीक है, तो ये तुम्हारी रेडियस का रिलेशन आ गया और डिफरेंट ग्राफ भी आ गया। सर अगर हम डेंसिटी की बात करें तो चलो डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी होता है मास बटा वॉल्यूम। तो मास ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? तो जनरली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास में ज्यादा फर्क नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर तुम्हारा है P, मास ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर है A, मास नंबर A, तो न्यूक्लियस का मास आप कितना बोल सकते हो मोटा मोटी? सर न्यूक्लियस का मास अगर देखा जाए तो टोटल मास नंबर A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। यस तो सही बात है। तो मास नंबर ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस क्या लिखोगे? ये A इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। वॉल्यूम क्या होता है? सर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और ये रहा आपका R, तो आर क्यूब को लिख सकते हो R0 का क्यूब इंटू ए। भाई मेरे 4 पाई आर क्यूब लिखोगे यहां पे, और आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ये रहा ना, ये रहा। आर क्यूब की वैल्यू क्या लिखोगे? तो आर क्यूब की वैल्यू मान लो यहां पे आर क्यूब की वैल्यू लिखते हो तो क्यूब 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 करोगे, आर क्यूब बराबर R0 का क्यूब इंटू ए। तो ये बात भी सही है। अब यहां पे देखो, ऊपर भी मास नंबर ए और नीचे भी मास नंबर ए, तो कट जाएगा। तो सर इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट चीजें बच गई, ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 3/4 पाई R0 का क्यूब। ये अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगा कि सेम होगा? ये अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगा कि सेम होगा? जल्दी बताओ। ये अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए अलग अलग होगा कि सेम होगा? सर ये वाली चीजें तो चाहे किसी भी न्यूक्लियाई के लिए ले लो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन वो तो न्यूक्लियाई पे डिपेंड नहीं करेगा। R0 की वैल्यू तो फिक्स है। इसको सॉल्व करके लगभग आता है 10 का पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। भाई ये बहुत ज्यादा डेंसिटी हाई हो गया, और इसकी डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं कर रही है। जैसे छोटे मास नंबर के न्यूक्लियाई की बात करोगे उसका साइज छोटा होगा, देखो ना रेडियस कम होगी। यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर है। अगर कल को तुम वॉल्यूम और मास नंबर का ग्राफ बनाओगे तो कहानी तो यही से शुरू हुआ था कि जितना ज्यादा मास नंबर होगा उतने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो उतनी ज्यादा साइज बढ़ेगी न्यूक्लियस की साइज। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? मास नंबर। ऐसा ग्राफ बना था। लेकिन जो डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। तुम हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो, या हीलियम की देखो, या Fe की देखो, या कार्बन की देखो, या ऑक्सीजन की देखो, सब न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी रहती है।
तो बहुत आश्चर्य की बात है। हाँ, साइज बढ़ता है, मास बढ़ने से साइज बढ़ता है, लेकिन डेंसिटी वही है, तो सही बात है ना। वॉल्यूम डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो मास बढ़ेगा तो उतना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहता है। सही है, कहाँ लोचा है, एकदम सही है। अब इस पे सवाल देखो कैसे पूछे जाते हैं। व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe if that of 27 aluminum is 36 fermi meter, sorry 3.6 fermi meter? What is the nuclear density of 125 Fe? सर ये 125 Fe का मतलब मास नंबर 125 दिया है, और 27 Al मतलब मास नंबर 27 दिया है। ओके तो न्यूक्लियर रेडियस पूछा है। तो रेडियस ऑफ Fe बटा रेडियस ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, Fe का मास नंबर तुम्हारा क्या है 125 बटा इसका 27 का पावर 1/3। देखो है ना भाई, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 1/3। तो गजब ही जात चीज हो गया। तो 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और क्यूब से क्यूब कटेगा तो ऊपर बचेगा 5, और इसको लिख सकते हैं 3। तो रेडियस ऑफ Fe बराबर 3/5 मल्टीप्लाई रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, और रेडियस ऑफ एल्युमिनियम है तेरा 3.6। एक मिनट उल्टा लिख दिया क्या, 5/3, 5/3। तो 5/3 इंटू 3.6, यह आ जाएगा आंसर, फर्मी मीटर, ऑब्वियस सी बात है। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर बाय द फैक्टर ऑफ। ये सवाल मैंने तुम्हें एटम में भी कराया ना। अब जल्दी से ऑप्शन चूज करो फटाफट। सवाल को चाहो तो एक बार और पढ़ लो, और फटाफट ऑप्शन चूज करो। फटाफट ऑप्शन चूज करो। फटाफट ऑप्शन चूज करो, करो भाई करो। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्युपाइड बाय द एटम ग्रेटर देन, ऑप्शन चूज करो। तो मैं तुम्हें बता दूं, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन चूज किया होगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये ऑप्शन चूज किया होगा। ये दोनों की तरफ किसी ने देखा भी नहीं होगा। और बड़े दुख की बात है कि हजारों बार मैंने समझा दिया, तुक्का नहीं लगाओ, तुक्का नहीं लगाओ, लेकिन फिर भी तुम तुक्का लगा रहे हो। ये गलत है, ये सही है। तो आपने बोला था, आपने कराया, आपने यही तो कराया था। मैंने रेडियस की साइज बताई थी, और ये वॉल्यूम की साइज पूछी है। लग गई लंका। बस यही छोटी सी छोटी चीजें प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप गड़बड़ कर जाते हैं बेटा। यही छोटी सी छोटी चीजों में आप गड़बड़ कर जाते हैं, है कि नहीं बताओ। यही छोटी छोटी चीजों में आप क्या कर जाते हैं, गड़बड़ कर जाते हैं। देखो, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम, द वॉल्यूम ऑफ एटम ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। सर वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ एटम का, डिवाइडेड बाई 4/3 पाई न्यूक्लियस का क्यूब। ये इससे कट जाएगा। तो रेडियस ऑफ एटम बटा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का पावर 3 आएगा, और रेडियस ऑफ एटम होता है 10 का पावर -10, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 का पावर -15 का क्यूब। सर ये कटेगा तो नीचे होगा 10 का पावर -5, ऊपर चला जाएगा तो आएगा 10 का पावर 5 का क्यूब, तो होगा 10 का पावर 15। जय श्री राम। लो भैया खा गए धोखा, बताओ गलत बात है ना रामलाल, गलत बात है ना। हाँ सर गलत बात तो है। चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, एज्यूमिंग द न्यूक्लियाई ऑफ स्फेयर इन शेप, क्या ये, एज्यूमिंग द न्यूक्लियाई इज टू बी स्फेरिकल इन शेप, हाउ डज द सरफेस एरिया ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर A1 कंपेयर्ड विद द न्यूक्लियाई ऑफ मास नंबर A2। सरफेस एरिया किसकी बात कर रही है, सरफेस एरिया। क्या करोगे सर सरफेस एरिया अगर मैं पहले की लूँ S1/S2, तो इसको लिखूंगा 4 पाई R1 बटा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R1 बटा R2 का स्क्वायर, और R1 बटा R2 हो जाएगा A1 बटा A2 का पावर 1/3। ये हो जाएगा A1 बटा A2 का पावर 1/3, तो ये 2/3 आ गया। तो सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 2/3। सरफेस एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर का पावर 2/3। लो भैया मजा आ गया कि ना। नेक्स्ट देखो 1990 का सवाल है, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई, ये एटॉमिक नंबर, एल्युमिनियम मास नंबर, एटॉमिक नंबर T मास नंबर अप्रोक्सीमेटली। तो रेडियस ऑफ TE बटा रेडियस ऑफ AL बराबर रेडियस ऑफ, अच्छा ये पहले जो जिस न्यूक्लियाई की बात करें उसका रेडियस देखेगा।
तो रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एल्युमिनियम टू इतना, तो पहले ऊपर एल्युमिनियम रखोगे ना बेटा, ये भी छोटी छोटी गलती हो जाती है जो कि नहीं करना आपको। ऊपर क्या रखेंगे एल्युमिनियम, नीचे क्या रखेंगे टी, तो एल्युमिनियम का आ जाएगा 27, इसका हो जाएगा 125 का पावर 1/3, ये हो गया 3/5 आपका जवाब हो जाएगा। 3/5 मतलब 6/10, ये भी देखो दिमाग लगा दिया। कई बार क्या होता है कि हम 3/5 निकाल के सोचते रहते हैं कि भैया 3/5 तो है ही नहीं ऑप्शन में, मतलब ये तो गलत हो गया, 3/5 तो दिख ही नहीं रहा है कहीं पे, तो सर ये तो आंसर ही नहीं आएगा, ये तो गलत है। बताओ, ये तो भाई गलत हो गया, ये तो आंसर आएगा ही नहीं, ये तो भैया गलत है। ये तो आंसर ही नहीं मैच करेगा, है ना। कुछ नहीं किया, ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर और नीचे क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट देखो, द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियाई इज, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल नहीं, ये नीट का नहीं है, अच्छा सवाल है इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है, अच्छा सवाल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा। मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन इट्स एटॉमिक नंबर, ऑलवेज मोर देन इट्स एटॉमिक नंबर, sometime equal to atomic number, sometime less than and sometime more than its atomic number। बताओ सर, मास नंबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एटॉमिक नंबर बराबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। हाँ, तो ऑलवेज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर होना चाहिए, नहीं ऑलवेज लेस देन एटॉमिक नंबर तो गलत है, मोर देन एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ये भी गलत है, समटाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर, ये सही हो जाएगा। लेस देन एटॉमिक नंबर नहीं होगा, मास नंबर एटॉमिक नंबर से कम कैसे हो जाएगा, लेकिन समटाइम इक्वल टू एटॉमिक नंबर हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन तो होता है, एक न्यूट्रॉन थोड़ी ना होता भाई। ओ शिट, 1H1 लिखते हैं ना। हाँ तो बताओ एटॉमिक नंबर मास नंबर के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। सर ये न्यूक्लियाई थोड़ी ना है, कैसे न्यूक्लियाई नहीं है, न्यूक्लियाई तो है ये, और क्या है, न्यूक्लियाई नहीं तो क्या है बताओ। न्यूक्लियाई नहीं तो क्या है बताओ, न्यूक्लियाई ही तो है बेटा, 1H1 भी तो न्यूक्लियाई ही है, ठीक है 1H1 भी तो न्यूक्लियाई ही है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो ठीक है, चलो यहाँ पे आगे बात करते हैं थोड़ा सा, आगे बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लो कि ये मेरा न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, मतलब मैं एक्स प्रोटॉन वाई न्यूट्रॉन लूँ तो उसमें ज़्यादा फील नहीं आएगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ले, न्यूक्लियस है, इसमें 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन, और इसका मैंने मास मेजर किया, जैसे भी मेजर कर सकता हूँ मैं, न्यूक्लियाई का मास मेजर किया एक्सपेरिमेंटली, तो मेरा मास आया कुछ, मास ऑफ दिस न्यूक्लियस आया, ये आया मास ऑफ न्यूक्लियाई एन, इस न्यूक्लियाई का मास ही आया, मास ऑफ m0 बोल देता हूँ, चलिए इसको, न्यूक्लियाई का मास m0 आया। अच्छा सर, इसका मास आपका m0 कैलकुलेट करके आ गया, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस क्या आ गया m0 आ गया। अब इस न्यूक्लियस को मैंने ब्रेक कर दिया, ब्रेक दिस न्यूक्लियस, इसको मैंने तोड़ दिया, जब मैंने इसको तोड़ा ब्रेक करके अलग अलग कर दिया, तो इसमें बने 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। अब इस 2 प्रोटॉन का मास हमने कैलकुलेट किया, तो हम देखे 2 प्रोटॉन का मास कुछ, 1 प्रोटॉन प्लस 1 प्रोटॉन का मास आ गया 2 प्रोटॉन का, प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास किया, तो थोड़ा ही क्या फर्क होता है, लेकिन मैंने एग्जैक्ट मेजर किया, ये दोनों मास जोड़ के आया कुछ, क्या गया तुम्हारा m, जिसको हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस। ये कैसे निकाला सर, ये मैंने निकाला कि 1 प्रोटॉन का मास कैलकुलेट कर लिया, फिर दूसरे का कैलकुलेट कर दिया, फिर 1 न्यूट्रॉन का, फिर दूसरे न्यूट्रॉन का, सबका जोड़ दिया, तो टोटल मास ऑफ ये तुम्हारा आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियंस, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियंस तोड़ने के बाद, NuCl NuCl EONS न्यूक्लियंस,
और ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो जब ये 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर थे, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर थे, तो इनकी टोटल मास ये थी। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी होता है क्या? नहीं, अभी तक तो इतना ही पार्टिकल ढूंढा गया, अभी तक तो इतना ही पार्टिकल ढूंढा गया। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है। पूरे न्यूक्लियस की मास हमने तराजू में रख के, जब वो पूरा न्यूक्लियस सही सलामत था तो हमने देख लिया m0 था, उसको तोड़ दिया, ईटा पत्थर मार के तोड़ दिया, उसमें से निकला 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। फिर इसका इंडिविजुअल मास जोड़ के ये निकाला हमने। तो m0 और इस मास को कंपेयर करो, m0 और इस मास को कंपेयर करो, मतलब m0 क्या बराबर होगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन के, या m0 की वैल्यू ज्यादा होगी 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन से, या m0 की वैल्यू कम होगी 2 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन से। कंपेयर करो कौन सा सही होगा। आराम से करो, स्क्रीन पॉज करके सोचो, तो तुम्हें लगेगा कि ये सही है सर, क्योंकि जब न्यूक्लियस के अंदर कुछ था ही नहीं, अंदर में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन ही थे, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर थे तो मास आपने मेजर कर लिया, तोड़ के बाहर निकाल के अपने मास मेजर कर लिया, तो इसमें क्या ही फर्क आएगा। लेकिन फर्क आता है, तो क्या फर्क आता है? मास बढ़ जाता है। हैं? ये तो एकदम प्रिडिक्टेबल ही नहीं था। अनप्रिडिक्टेबल चीजें बोल रहे हो सर, एकदम अनप्रिडिक्टेबल अनरियलिस्टिक चीजें बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? अनप्रिडिक्टेबल अनरियलिस्टिक चीजें बोल रहे हो, अनप्रिडिक्टेबल अनरियलिस्टिक चीजें बोल रहे हो, ऐसा होता है सर? नहीं नहीं, एक बार साइंटिस्ट लोग को और करना चाहिए, कई बार एक्सपेरिमेंटली किया, मतलब ऐसा नहीं कि वो एक्सपेरिमेंट उससे कर रहा है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहा है, एक्सपेरिमेंटली किया, तराजू में रख रख के देखा। तो सर ये मास अपने आप कैसे बढ़ जा रहा है? पता नहीं। मतलब जब न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, जब न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, जब न्यूक्लियॉन्स कहां रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। देखो ये न्यूक्लियस के अंदर, अब तो दिख रहा होगा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, हाँ सर। तो उसकी टोटल मास जो अंदर होने की वजह से टोटल मास जो न्यूक्लियस की आती है वो कम आती है, और जब उसको इंडिविजुअली तोड़ के अलग अलग कर देते हैं तो मास बढ़ जाती है इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स की। तो ऐसा कैसे? ऐसा सवाल भी है भाई, सवाल पूछेगा तुमसे, मैं पूछता हूं ना, देख ये रहा सवाल, इसका सही जवाब बता। अभी जो मैंने थ्योरी बताया उसके अकॉर्डिंग अभी जो मैंने थ्योरी बताया उसके अकॉर्डिंग, सर एक मिनट, स्मॉल एम, एम एन एंड एम पी आर द मासेज ऑफ जेड एक्स से न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की मास क्या है? स्मॉल एम। न्यूट्रॉन की मास क्या है? एम एन। प्रोटॉन की मास क्या है? एम पी। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो देख स्मॉल एम किसकी मास है? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की मास जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर थे तब कम होगी, और इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जोड़ के मास क्या है? प्रोटॉन की मास एम पी, मतलब एटॉमिक नंबर जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, यही हो जाएगा। यस। अब न्यूट्रॉन का नंबर कितना होता है? न्यूट्रॉन कितने होंगे इसमें? मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दो, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये आएगा। और ये इंडिविजुअल टोटल न्यूट्रॉन का मास टोटल प्रोटॉन का मास जोड़ के ज्यादा होता है न्यूक्लियस की मास से, ये आएगा आंसर। ए जेड माइनस एम एन जेड एम पी, सही है सर। लेकिन ये इफेक्ट डिफरेंस आ क्यों रहा है? समझाते हैं थोड़ी देर में। इस डिफरेंस को हम एक नाम देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इस डिफरेंस को नाम देते हैं और उसको कहते हैं हम मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। तो क्या डिफाइंड होगा मास डिफेक्ट? सर मास डिफेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि तोड़ने के बाद ज्यादा हो जा रहा है, तो तोड़ने के बाद जितना मास ज्यादा हुआ है उसी को मास डिफेक्ट बोलेंगे। मतलब डेल्टा एम का डेफिनेशन अगर तुम समझो अच्छे से, तो डेल्टा एम होता है मास ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स, sum of mass of all the nucleons, sum of mass of all the nucleons, sum of mass of all the nucleons minus minus mass of nucleus। और हमें पता है ये टर्म थोड़ा ज्यादा आता है, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? मास डिफेक्ट। देखो ये लिखा है, मान लो कोई न्यूक्लियाई है जिसका मास नंबर ए है, एटॉमिक नंबर जेड है, तो इसका
मास नंबर जेड एटॉमिक नंबर है, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या लिखोगे सर? मास ऑफ प्रोटॉन इसका हो जाएगा जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, टोटल जेड प्रोटॉन होंगे। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और मास ऑफ न्यूक्लियस मान लो एम है, न्यूक्लियस मान लो एम है। तो बताओ मास डिफेक्ट कैसे डिफाइन होगा सर? इन दोनों का जोड़ लेते हैं मास, उसमें से इसका घटा लेते हैं। देखो ये रहा मास डिफेक्ट, डेल्टा एम बराबर बोलो क्या लिखा? जेड टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, जेड टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। लेकिन सर ये आया क्यों? सर ये तो गलत बात है। एक्चुअल में इसको साइंटिस्ट लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया, जो कि लॉजिकल भी है। उन्होंने बोला कि देखो यार, एक्चुअल में मास क्या है? एनर्जी है, तो जरूर कहीं ना कहीं से एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया है, मतलब मास इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये न्यूक्लियाई था तो स्टेबल था, हाँ स्टेबल था। न्यूक्लियाई स्टेबल ही होता है भाई, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, अंदर में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है, होल्ड करके रखता है, स्टेबल था। तो एनर्जी कम थी, उसको आपने तोड़ा, तो तोड़ने के लिए कुछ वर्क किया होगा, कुछ एनर्जी दी होगी, हाँ सर। तो आपने ब्रेक करने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाया होगा, वर्क किया होगा, हाँ कुछ एनर्जी दी होगी, वो एनर्जी इसके मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसलिए फाइनल मास बढ़ गया। और एनर्जी, मास इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तोड़ने के लिए जो एनर्जी दिया है आपने, वही इसके मास में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा, मतलब ये जो मास का डिफरेंस आया है, वो हमने जो तोड़ने के लिए एफर्ट्स लगाया था उसी का पार्ट कन्वर्ट हुआ है, हाँ कहीं और नहीं गया है, मास में कन्वर्ट हो गया। दूसरा, जो तोड़ने में हमें कितना एनर्जी दिया होगा? तोड़ने में आपको उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तोड़ने के लिए उतना ही एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, जितने एनर्जी से इतना मास बढ़ जाए। तो बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन यहां से क्या हो जाएगा? बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन हो जाएगा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी का क्या डेफिनेशन हो जाएगा? मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। इसको कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां से हमें तो बाइंडिंग एनर्जी की भी कंसेप्ट समझ में आ गई। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो न्यूक्लियस को दे के आप उसको तोड़ देंगे, उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा है, वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उतना एनर्जी आपको देना पड़ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियर के पास होती है क्या? बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड बाय न्यूक्लियाई। कई लोग ऐसा समझ लेते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जो न्यूक्लियाई के पास है, ना है गलत। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये तो नहीं कि न्यूक्लियाई के पास एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी गिवन, एक्स्ट्रा एक्सेस एनर्जी गिवन टू ब्रेक द न्यूक्लियाई, एक्सेस एनर्जी गिवन टू ब्रेक द न्यूक्लियाई, एक्सेस एनर्जी गिवन टू ब्रेक द न्यूक्लियाई। मतलब वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो हम न्यूक्लियाई को ब्रेक करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसको कहते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी। तो अब जितनी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि उतना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई था, हाँ, और जितना ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई होगा उतना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देके तोड़ेंगे, और जितना ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी देके तोड़ेंगे उतना ज्यादा मास का डिफेक्ट आएगा, मतलब उतना ज्यादा फाइनल मास बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का, उतना ज्यादा फाइनल मास प्रोडक्ट का क्या होगा? बढ़ जाएगा। सर इस पे सवाल करा दो। यस कराएंगे ना, कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे। ये रही सवाल। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.0073 बताया था, यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, एंड दैट ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087 यू दिया होता है सवाल में, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था। एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम गिवन मास ऑफ द हीलियम न्यूक्लियाई इज दिस। तुम्हें नहीं लग रहा ये सवाल ही बना था तुमको बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझाने के लिए? ऐसा नहीं लग रहा? ये सवाल बना ही है तुम्हें बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट समझाने के लिए। बता बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी होता है सम ऑफ मास ऑफ ऑल द न्यूक्लियॉन्स। तो अगर मैं 2He4 लिख रहा हूं, तो 2He4 में कितने प्रोटॉन है सर? दो इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये रहा 1.0073 यू, प्लस कितने न्यूट्रॉन है? 2।
2 इंटू 1.0087 एटॉमिक मास यूनिट माइनस 4.0015 यू 4.0015 यू इंटू सी स्क्वायर। सी स्क्वायर किया था कि नहीं किया था? मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर थी तो एनर्जी आएगा। देखो ई एक्सेस मास एक्स्ट्रा बन रहा है, कहाँ से? बाइंडिंग एनर्जी दे रहा है उसी से तो बन रहा है। एक्सेस मास एनर्जी एम इंटू सी स्क्वायर, एम इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूँ आपको। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? आपको समझ में आ रहा है? ये बात आपको समझ में आ रहा? अब जो बाइंडिंग एनर्जी होता है असल में वो स्टेबिलिटी को बताता है, हाँ, लेकिन वो एग्जैक्ट स्टेबिलिटी को नहीं बताता है। सर कैसे नहीं बताता? जैसे मान लो मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, ये सवाल है एग्जैक्टली, ये सवाल इसी के लिए बना है, कंसेप्ट समझाने के लिए सवाल बना है। अब मैं तुमसे सवाल जो पूछ रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ना। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 and 3Li7 are 27.37 MeV and 39.3 MeV respectively. Which of the two nuclei is more stable? तो 2He है, ये E है 2He4 की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी 2He4 की कितनी है? 27.37। अच्छा, और बाइंडिंग एनर्जी 3Li7 की कितनी है सर? 39.3 MeV, ये इतनी है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है सर? 3Li7 नहीं सर, कैसे? बाइंडिंग एनर्जी उसकी ज्यादा है। तो ये एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी डिफाइंड होती है टू ब्रेक द ऑल द न्यूक्लियंस, टू ब्रेक द ऑल द न्यूक्लियंस। अगर एक न्यूक्लियंस को भी तोड़ लेता हूं तो मैंने तो ब्रेक कर ही दिया ना। तो एक्चुअल में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी 39.3 कितने न्यूक्लियाई के लिए? 7 के लिए। टोटल बाइंडिंग एनर्जी आती है इसकी इतनी, तो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द 3Li7 कितनी होगी? तो टोटल है 39.3, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं तो 7 छक 42, 7 चौक 28, 7 चौक 28 आएगा, 7 छक 42 होता है ना, 7 पच्चे 35, 7 पच्चे 35, 7 दूना 14, 7 तिरे 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35 और 7 छक 42, 7 पच्चे 35, 5 समथिंग MeV के आसपास आएगा। और इसकी मैं निकालूं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ 2He4 तो ये होगा तुम्हारा 27.37 बाई 4, 4 न्यूक्लियस के लिए। तो 6 चौका 24, 6.24 और 3 7 6.6 MeV के आसपास आएगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? 2He4। तो स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्लियर है क्या ये बात? अब अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके, तो अलग अलग न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर मास नंबर वर्सेस मास नंबर का ग्राफ बनाया। तो ये मास नंबर का ग्राफ कुछ इस तरह का बना, इस तरह का बना। सर ये पीक क्या है? मैजिक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग ये पीक बता रहा है कि ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है अपने आसपास के न्यूक्लियाई के लिए। जैसे 2He4 ऑक्सीजन कार्बन, वो ज्यादा स्टेबल होता है अपने आसपास के न्यूक्लियाई के लिए। और सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका F57Fe, 56Fe सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। और ये जो स्टेप बाइंडिंग एनर्जी आती है वो MeV के ऑर्डर में आती है। इसकी एग्जैक्टली बाइंडिंग एनर्जी होता है कुछ 8.7 MeV, MeV के ऑर्डर में आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। अब ये ग्राफ क्या बता रहा है? जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है क्या? नहीं, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ा रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। फिर मैक्सिमा को अटेन किया, फिर मास नंबर बढ़ा है तो बाइंडिंग एनर्जी घट रही है। सर मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। हाँ, तो स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग में जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी बढ़ी, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ी। फिर पीक पे गया और फिर मास नंबर बढ़ाने के बाद स्टेबिलिटी घट गई। मास नंबर कम मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियंस, कम मास नंबर वाले। मास नंबर मिड में मतलब थोड़े बड़े न्यूक्लियंस, और मास नंबर बहुत ज्यादा मतलब बहुत बड़े न्यूक्लियंस।
तो इसमें जो छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, अनस्टेबल होंगे। और जो बहुत बड़े वो भी अनस्टेबल है, मतलब जिसका साइज छोटा है वो भी अनस्टेबल है, जिसका साइज बड़ा है वो भी अनस्टेबल है। साइज मैटर्स। न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस है, जैसे मास नंबर 10, 20, 30, 40 तक, 30, 40, 50, 60 तक, मतलब 30, 40 तक, सॉरी 30, 40 तक, यहाँ तक 30, 40 तक अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। 30, 40 के ऊपर स्टेबिलिटी आ जाती है और 120, 130 तक स्टेबिलिटी रहती है। उसके बाद उससे बड़े न्यूक्लियर मास नंबर की बात करूंगे तो फिर से वो अनस्टेबल हो जाता है। मतलब मीडियम साइज वाले न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। और जो बहुत बड़े हो जाते हैं वो फिर से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो गजब चक्कर है। हाँ, तो अनस्टेबल मतलब परेशान, अनस्टेबल मतलब हाईली उसकी एनर्जी ज्यादा है, वो अनस्टेबल है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी देने का मतलब एनर्जी स्टोर रहना नहीं, बाइंडिंग एनर्जी जिसकी कम है वो अनस्टेबल है और बाइंडिंग एनर्जी जिसकी ज्यादा है वो स्टेबल है। तो ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ले परेशान है अपने जीवन से। जिसका साइज छोटा छोटा न्यूक्लियन से वो अनस्टेबल है, बड़ा न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है। आगे की चर्चा अगली क्लास में करें। धन्यवाद।